मूवी की स्टार्टिंग रोमन आर्मी को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक सोल्जर जिसका नाम मार्कस था उसे कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। दरअसल ये आवाज़ें रोमन आर्मी के दुश्मनों की होती हैं। इसीलिए अब मार्कस सोल्जर्स की एक टीम को लेकर वहाँ देखने चला गया था। तभी अचानक से उन लोगों पर कुछ आदिवासी हमला कर देते हैं। मार्कस और उसके लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनसे लड़ाई किए जा रहे थे। रोमन आर्मी के उस ग्रुप की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से मार्कस आदिवासियों को भगाने में कामयाब हो जाता है। पर सुबह होने के बाद भी मार्कस अपनी एक टीम को जंगल में जाकर चेक करने के लिए कहता है। काफ़ी घंटे गुजर चुके थे लेकिन वो टीम वापस नहीं आई थी। तभी मार्कस देखता है कि उन सब आदिवासियों ने सोल्जर्स को बहुत बुरे तरीके से पकड़ रखा है। वो एक एक करके सब सोल्जर्स को जान से मारने लगे थे। मार्कस ये सब देख ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपनी बाकी की रोमन सेना के साथ लड़ने के लिए आ जाता है। वो आदिवासी के कबीले वाले बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थे। उनके सारे लोग आ जाते हैं सोल्जर से फाइट करने के लिए। सोल्जर्स को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब इतने पावरफुल कैसे हैं। साथ साथ कबीले वालों की क्वांटिटी भी बहुत ही ज़्यादा थी। मार्कस को पता चल गया था कि इस तरीके से वो लोग कभी भी नहीं जीत सकते। इसीलिए अब मार्कस ने आदिवासियों के लीडर पर हमला कर दिया था, जिससे कि वो उसी वक्त मारा जाता है। लेकिन लड़ते हुए मार्कस को भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मार्कस का लगातार ट्रीटमेंट हो रहा था। यहाँ उसके सामने उसके फादर के बड़े भाई मौजूद थे। लड़ाई के दौरान मार्कस के पाँव पर बहुत बुरी चोट आई थी और अब उसे कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट करनी होगी। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है मार्कस रिकवर करने लगा था। अब यहाँ मार्कस के अंकल उसको लेके एक फाइटिंग अरीना में आ गए थे, जहाँ पर अलग अलग गाँव के फाइटर्स आकर लड़ाई किया करते थे। मार्कस के फादर की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने अंकल से अपने फादर के बारे में कुछ बातें पूछता है। मार्कस के अंकल बताते हैं कि तुम्हारे फादर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहादुर थे। वो डिसीजन बहुत जल्दी लेते थे और फिर उस पर काम स्टार्ट कर देते थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम तक ईगल की मूर्ति को सेव किया था। दरअसल ईगल की मूर्ति रोमन एम्पायर्स की बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती थी, जो अगर उनके पास रहेगी तो उन्हें फाइटिंग में कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन जब मार्कस के फादर नॉर्थ पीटर में अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, तभी दुश्मनों के हमला करने की वजह से उसके फादर मारे गए और उन्हीं के साथ वो ईगल की मूर्ति हमेशा के लिए खो गई। यहाँ पर मार्कस ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने फादर के लिए ईगल की मूर्ति लाजमी ढूंढ कर रहेगा। अब उसी एरिना में एक ब्रिटिश आदमी को लाया जाता है, जिसे कि अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन वो ब्रिटिश आदमी किसी से भी लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने सारे हथियार फेंक देता है। यहाँ पर खड़े सारे लोग मान करने लगे थे कि ब्रिटिश आदमी को जान से मार दिया जाए। ऐसा करने से मार्कस ने रोक दिया था और वो कहता है कि ब्रिटिश आदमी को नहीं मारा जाएगा। अब वही आदमी जिसका नाम आयरस होता है वो मार्कस के घर आ गया था। क्योंकि मार्कस ने आयरस की जान बचाई है तो अब वो उसका गुलाम है। अब रात होने पर सब लोग खाना खाने लग जाते हैं। तभी मार्कस को एक न्यूज़ पता चलती है कि नॉर्थ रोमन में एक बहुत ही बड़ी दीवार है, जिसके पीछे कुछ खतरनाक आदिवासियों के कबीले मौजूद हैं, जिनके पास उस ईगल की पवित्र मूर्ति होने के चांसेस हैं। और तो और जो भी दीवार के उस पर जाता था वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। यानी कि वो सारे आदिवासी ईगल की मूर्ति का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। मार्कस ये सारी बातें सुनकर कन्विंस हो गया था कि वो अपने फादर के लिए वहाँ जाकर ईगल की मूर्ति को वापस लेकर आएगा। लेकिन मार्कस के अंकल ने उसे साफ साफ बता दिया था कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। वो आदिवासी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। वो इंसान के बॉडी पार्ट्स काट कर जिंदा निकल जाते हैं। और तभी मार्कस एरिस के साथ वहाँ जाने का डिसाइड कर लेता है। कुछ देर बाद वो दोनों नॉर्थ रोमन के लिए निकल पड़े थे। आयरस को ब्रिटिश लैंग्वेज बहुत ही अच्छी आती थी, इसीलिए मार्कस उसे साथ लेकर जा रहा था। नॉर्थ रोमन में उस दीवार के पास पहुंचने के बाद वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स खड़े थे। वो मार्कस को बताते हैं कि जो दीवार के उस पार जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन मार्कस को तो किसी भी हाल में वहाँ जाना ही था। दीवार का बड़ा सा दरवाज़ा खोलते ही मार्कस और आयरस अपने घोड़ों पर बैठकर अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर सारी जगहें बिल्कुल खाली थी। अब मार्कस और आयरस कुछ देर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जंगल के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है वो उन दोनों की जान लेना चाहती होगी। तभी अचानक उन दोनों के ऊपर एक आदमी हमला कर देता है। हालांकि उसके पास हथियार भी होते हैं, लेकिन मार्कस और आयरस ने मिलकर उसको पकड़ लिया था। लेकिन मार्कस उसे जान से मारने की धमकी देकर उससे ये उगलवा लेता है कि आदिवासी का कबीला कहाँ मौजूद है। जगह पता चलने के बाद वो दोनों निकल पड़े थे उसी रास्ते पर। मार्कस और आयरस लगातार नॉर्थ डायरेक्शन पे बढ़ते ही जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।
लेकिन मार्कस को कैसे भी उस पवित्र ईगल की मूर्ति हासिल करनी थी। अब रास्ते में मार्कस और आयरस को एक अनजान आदमी मिल जाता है। मार्कस उस आदमी को दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद मार्कस को पता चल जाता है कि वो अनजान आदमी एक रोमन सोल्जर है। अब मार्कस सोल्जर से पूछताछ करने लगता है। ये सोल्जर बहुत पहले उस ग्रुप में काम किया करता था जिसमें मार्कस के फादर सोल्जर थे। वो मार्कस को बताता है, तुम्हारे फादर बहुत बहादुर लीडर थे और उन्हीं के पास उस ईगल की मूर्ति मौजूद थी, लेकिन बहुत सालों पहले जब उनका ग्रुप नॉर्थ ब्रिटेन गया था, उन पर खतरनाक आदिवासियों ने हमला कर दिया था। उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, हमारे बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे। आदिवासियों ने तुम्हारे फादर को पकड़ लिया था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाए और आदिवासियों ने पवित्र ईगल की मूर्ति अपने पास रख ली थी। मार्क उस आदमी से मूर्ति कहाँ है पूछता है। उस आदमी ने सीधा ये कहा, इस बारे में तुम अपने दोस्त आयरस से ही पूछो। यानी कि आयरस को इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत पहले से पता था। मार्कस आयरस पे बहुत गुस्सा होता है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। आयरस गुस्से में कहता है कि तुम्हारे फादर की टीम हमारे गांव वालों को ख़त्म करने आई थी, इसीलिए गांव वालों ने तुम्हारे फादर को मार दिया। इन सारी बातों की वजह से मार्कस और आयरस में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मार रहे थे, तभी वहाँ पर खतरनाक आदिवासी आ जाते हैं। वो लोग मार्कस और आयरस को चारों ओर से घेर लेते हैं। आयरस को ब्रिटिश आती थी, इसीलिए वो उन लोगों से बातें करने लगता है। आयरस ने उन्हें ये कहा कि वो ब्रिटिश चीफ का बेटा है और मार्कस उसका गुलाम है। ये बातें सुनने के बाद सारे आदिवासी बिल्कुल खामोश हो गए थे। ब्रिटिश चीफ का बेटा होने की वजह से आयरस को बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। वहीं मार्कस के साथ सब बहुत बुरा सलूक करते हैं। उसे वहाँ पर मौजूद सारा काम अकेले को करना पड़ता है। लेकिन मार्कस भी ये सारी चीज़ें समझ रहा था कि अगर उन आदिवासियों को ये बात पता चल गई कि आयरस किसी भी चीफ का बेटा नहीं है, तो आदिवासी मार्कस और आयरस दोनों को ही ख़त्म कर देंगे। फिर एक रात सारे आदिवासी लोग एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सब लोग कुछ देर बाद एक नशीली ड्रिंक पीकर सो जाते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मार्कस और आयरस यहाँ से निकलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मार्कस को पवित्र ईगल की मूर्ति मिल गई थी जो उन आदिवासियों के पास ही थी। मार्कस फौरी उस मूर्ति को लेता है और आयरस के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी आदिवासियों में से एक छोटा लड़का उनके पास आ जाता है और कहता है मुझे भी अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि उसने उन दोनों को जाते हुए देख लिया था और अगर उसने ये बात अपने आदिवासी मेंबर्स को नहीं बताई तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। लेकिन मार्कस और आयरस ऐसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो अपने घोड़े पर बैठकर निकलने लगते हैं। कुछ टाइम बाद जब सारे आदिवासियों को होश आता है तो उन्होंने देखा कि मार्कस और आयरस यहाँ से गायब हैं और तो और वो पवित्र ईगल की मूर्ति मौजूद नहीं है। सारे आदिवासी बिल्कुल पागल हो जाते हैं और उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वहाँ मार्कस और आयरस अपने घोड़ों पर लगातार सफ़र करते रहते हैं। रास्ते में उनको तूफान और बारिश का भी सामना करना पड़ता है, जिससे दोनों की बॉडी एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। लेकिन उन दोनों के पास आगे बढ़ने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अब यहाँ मार्कस के पाँव पर चोट लगने की वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा होता। इसीलिए मार्कस आयरस से कहता है कि मुझे यहीं पर छोड़ के तुम चले जाओ, क्योंकि उसके चक्कर में आयरस की जान भी जा सकती है। लेकिन आयरस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मार्कस बार बार जिद करता है कि प्लीज़ तुम चले जाओ। आयरस यहाँ पर मार्कस के लिए गुलाम बनने की कसम को वापस लेता है और वहाँ से चला जाता है। मार्कस बिल्कुल अकेला हो चुका था, लेकिन मार्कस के हाथ में पवित्र ईगल की मूर्ति अभी भी मौजूद थी, जो कुछ साल पहले उसके फादर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब कुछ दिन बाद ये दिखाया जाता है आयरस बहुत सारे सोल्जर्स के साथ मार्कस की तरफ बढ़ रहा था। इन सोल्जर्स की टीम में वो भी मेंबर शामिल थे जो बहुत सालों पहले मार्कस के फादर के लिए काम किया करते थे। वो सब मार्कस के पास आकर उसको यकीन दिलाते हैं कि वो पूरी हिफाजत के साथ ईगल की मूर्ति को उसकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। लेकिन उन सबका ये काम इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उनके सामने उन खतरनाक आदिवासियों की पूरी टीम आ चुकी थी। आदिवासियों का लीडर आयरस को कहता है कि तुमने धोखा देकर अच्छा नहीं किया और अब तुम सारे मरोगे। सबसे पहले आदिवासियों का लीडर अपने उस बेटे को बुलाता है जिसने मार्कस और आयरस को भागते हुए देखा था। लीडर के बेटे ने उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, इसीलिए वो अपने ही बेटे को बुलाकर बहुत बेरहमी से उसका गला काट देता है। ये देखकर मार्कस और उसकी सारी टीम आदिवासियों पर हमला कर देते हैं। दोनों ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मार्कस के पास पवित्र ईगल की मूर्ति मौजूद थी, इसलिए उसे फाइटिंग में कोई भी नहीं हरा सकता था। मार्कस अपनी पूरी टीम के साथ आदिवासियों से बहुत बहादुरी से लड़ता है और उसने कुछ ही देर में आदिवासियों की लीडर को ख़त्म करके ये जंग जीत ली थी। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद मार्कस आयरस के साथ वो पवित्र ईगल की मूर्ति अपने अंकल के पास ला देता है, जिससे उसके फादर का ड्रीम हमेशा के लिए पूरा हो जाता है। मार्कस के अंकल कहते हैं कि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा बहादुर थे, उनके जैसा आज तक पैदा नहीं हुआ था।
तुम में उनकी झलक दिखती है। अब मार्कस की इतने अच्छे लीडरशिप की वजह से उसे हमेशा के लिए रोमन सेना का लीडर बना दिया जाता है। मार्कस बहुत प्राउड फील कर रहा था। आयरस भी खुशी खुशी उसकी टीम में शामिल हो जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।